मैथ्स अच्छा नहीं है वो फिजिक्स अच्छा कभी नहीं हो पाएगा। कम से कम बेसिक मैथमेटिक्स तो सबके अच्छे होने चाहिए अगर फिजिक्स अच्छा पढ़ना चाहते हैं। इवन केमिस्ट्री बिना मैथ्स का केमिस्ट्री भी अच्छा नहीं होता। गुड इवनिंग मुझे। बिना मैथ्स का केमिस्ट्री भी अच्छा नहीं होता। केमिस्ट्री मैथ सबके लिए ना, फिजिक्स फिजिक्स या केमिस्ट्री सबके लिए मैथ्स आवश्यक है। बेसिकली मैथमेटिक्स इज सॉल्यूशन प्रोवाइडर। मैथमेटिशियंस आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे होते हैं और फिर इसको लेकर के मैथ्स के पास जाते हैं। फिर इसके आगे तुम बताओ। जब न्यूटन ने कैलकुलस की भी खोज न्यूटन ने की थी। तो कैलकुलस को खोजने के लिए न्यूटन के पास कहाँ से मोटिव आया था? क्योंकि वो फिजिक्स के प्रॉब्लम में अटक गया था। सर बिग बैंग कार का है ना? हाँ 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 हाँ, ये इंक्लाइंड मोशन का है। मैं बता रहा हूँ कि न्यूटन ने कैलकुलस की खोज कैसे की। वो मजबूर हो गया कैलकुलस खोजने में। गुड इवनिंग ईमान। न्यूटन मजबूर हो गया था कैलकुलस खोजने के लिए, क्योंकि वो जब ग्रेविटेशन जब पढ़ रहा था वो, जब सरफेस के अंदर जाते हो ग्रेविटेशन में, सरफेस के अंदर जब जाते हो तो वहां भी ग्रेविटी की वैल्यू घटते रहती है ना। देख लो ये चीज, तो ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो न्यूटन ये प्रूव नहीं कर पा रहा था। न्यूटन ये समझ रहा था कि ये हो तो रहा है, बट ये कैसे हो रहा है इस चीज को न्यूटन प्रूव नहीं कर पा रहा था। तो इस चक्कर में बेचारे उसको जबरदस्ती मैथ्स भी पढ़ना पड़ा था। और कैलकुलस की खोज एक फिजिसिस्ट ने की थी, समझ रहे हो? फिजिक्स के एक साइंटिस्ट ने मैथ्स की खोज की है, कैलकुलस जो सबसे एडवांस जो आपका मैथमेटिक्स है। उसकी खोज एक फिजिक्स के टीचर ने, फिजिक्स के एक स्टूडेंट, एक फिजिसिस्ट ने की, साइंटिस्ट ने। क्योंकि बंदे ने वो तो बता दिया भाई अर्थ के अंदर जब हम जा रहे हैं तो ग्रेविटी घट रही है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना, उसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो अब वो इस चक्कर में उसको ऊपर जाने पर भी कम, हाँ ऊपर जाने पर भी कम होता है। ऊपर जाने के लिए मेहनत नहीं करती, ऊपर जाने के लिए मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती, एडवांस मैथ्स की। लेकिन जब नीचे जाओगे ना तो एडवांस मैथ्स की जरूरत पड़ती है, वहाँ कैलकुलस आता है। जब अर्थ के नीचे जाओगे तो कैलकुलस वहाँ इन्वॉल्व होता है, ऊपर में कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं होता है। ऊपर में सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करो, निकल जाता है। अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओगे, फॉर्मूला अप्लाई करो, तुम्हें पता चल जाएगी ग्रेविटी कितना कम हो रहा है। लेकिन अर्थ के सरफेस पे जब नीचे जाओगे ना तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें ग्रेविटी की जरूरत, उसके लिए तुम्हें कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम न्यूटन्स लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो आज क्या पढ़ने वाले हैं ये देखो। जैसे कि आज का हमारा एजेंडा क्या होगा, तो हम आज पूरी तरह से न्यूटन के पहले, दूसरे और तीसरे नियम तक फोकस करेंगे और कुछ फोर्सेज के बारे में जानेंगे। जो भी फोर्सेज मैकेनिक्स में हम यूज करते आ रहे हैं, जो भी तुम लोग यूज करते आ रहे हो, न्यूटन लॉ में यूज किए होगे, ग्रेविटेशन में यूज किए होगे, वर्क में पावर रोटेशन में जो यूज किए हो, हम उस पर बात करेंगे। जो भी फोर्सेज, कॉमन फोर्सेज फॉर मैकेनिक्स, पूरी तरह से हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करेंगे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए मैं जितनी फोर्सेज की जरूरत होगी हम आज उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फोर्स तो पता ही है, पुश एंड पुल, मतलब धक्का देना, खींचना, इज ऑल अबाउट फोर्स, इसी को फोर्स बोलते हैं। तो इस सब की शुरुआत जो हुई थी ना, फोर्स की शुरुआत जब हुई थी तो एक अरिस्टोटल साइंटिस्ट है, अरिस्टोटल, सबसे पहले अरिस्टोटल ने ये बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो मेरा, जो मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, उन सबसे मैं एक कंक्लूजन निकालने वाला हूँ, और वो कंक्लूजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनना कि वो मैं कंक्लूड कहाँ करने जा रहा हूँ और मैं क्या कंक्लूड करने जा रहा हूँ। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था, अरिस्टोटल ने ये बताया कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एंड external force is required to keep a body in motion, keep a body in motion। ये कौन बोला? ये अरिस्टोटल ने बोला था। ठीक है, ये अरिस्टोटल का स्टेटमेंट था। एरिस्टोटल ये एक साइंटिस्ट है, इनका ये स्टेटमेंट था। ठीक है, ध्यान से समझो इसको, अरिस्टोटल ने क्या कहा। और अरिस्टोटल की ये, इसको मैं, अरिस्टोटल ये गलत था एक्चुअली, अरिस्टोटल ये गलत स्टेटमेंट दिया था। ये करीब गैलीलियो के आने के 2000 साल पहले की बात है। गैलीलियो के आने के 2000 साल पहले की बात है। अरिस्टोटल ने पहले ये बता दिया कि किसी बॉडी को मूव करने के लिए एक फोर्स की, किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए, अगर किसी बॉडी का मोशन को कैरी फॉरवर्ड करते रहना है ना, तो उसे एक फोर्स की आवश्यकता होती है। देयर मस्ट बी अ फोर्स। अगर तुम इस पेन को, और वो सही लिखा, देखो अगर तुम जनरल परसेप्शन में देखोगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर तुम देखोगे, तुम बोलोगे कि हाँ अरिस्टोटल सही था।
अगर मैं इस पेन को, अगर मैं इस फ्लोर पे अगर मैं थ्रो करूँ तो थोड़ी दूर बाद जाकर के ये रुक जाता है। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये पेन मेरा मतलब इन्फिनाइट टाइम तक मूव करता रहे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर तुम्हें इसको पुश करना पड़ेगा। ये अगर पेन है, इसको मैं अगर मैंने फ्लोर पे थ्रो किया, थ्रो करने के थोड़ी देर बाद ये पेन रुक जाता है। तो अरिस्टोटल ने ये कहा कि अगर तुम वाकई में इसको मोशन में रखना चाहते हो तो तुम्हें एक कंटिन्यूअस फोर्स इस पर अप्लाई करते रहना पड़ेगा। अरिस्टोटल सही था, इसमें क्या ही फ्लो था, कोई फ्लो नहीं था। वाकई में अगर तुम इस बॉडी को इन्फिनाइट टाइम तक मूव कराना चाहते हो तो तुम्हें इन्फिनाइट टाइम तक एक फोर्स लगाता रहना पड़ेगा। ठीक है, एक फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, हमेशा इसको तुम पुश करते रहोगे, पुश करते रहोगे। तो अरिस्टोटल सही था। इसका ऑब्जर्वेशन क्या था, सपोज कैसे इसने इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा होगा। सपोज कोई एक लड़का है, बच्चा, और उसका अगर टॉय कार है, इस सरफेस पे वो टॉय कार लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो इस टॉय कार को सपोज वो पुल कर रहा है ना। कोई बच्चा है जो अपने इससे पुल किए जा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, तो इसका इस तरफ मूवमेंट होगा, है ना, इस तरफ ये मूव करेगा। मूव करते करते फिर ये आगे आया, ये क्या कर रहा है, ये एक्सीलरेट कर रहा है ना, ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करते करते फिर ये क्या है, यहाँ पे आया। बच्चे को ना गुस्सा आ गया। अरिस्टोटल अरिस्टोटल जो था ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, इस बच्चे को गुस्सा आ गया और इस बच्चे ने क्या किया, स्ट्रिंग को छोड़ दिया, है ना, स्ट्रिंग को इसने छोड़ दिया। तो ये कार क्या होगा, कुछ देर बाद ये कार क्या आ जाएगा, पी इसका 0 हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये कार क्या हो जाएगा, एक मिनट होल्ड कर, एक। हाँ, अरिस्टोटल ने ये बताया कि टू कीप अ बॉडी इन मोशन देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर किसी बॉडी को आप मोशन में रखना चाहते हैं तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरी है। उसका सही भी था। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन हम तुम कुछ भी देख रहे हैं तो कहेंगे हाँ अरिस्टोटल तो सही था। जैसे ये बच्चा आपने टॉय कार को लेकर के दौड़ लेकर के इसको एक रस्सी से बांधा और इसको खींचना शुरू किया, अरिस्टोटल सब कुछ वॉच कर रहा होगा। तो देखा कि जब तक ये बच्चा इस अपने कार को खींच रहा है, जब तक इसमें एक फोर्स लगा रहा है, तब तक तो ये कार मूव कर रहा है। जैसे ही बच्चे को गुस्सा आया उसने छोड़ दिया, ठेला वाला या उठ गया, छोड़ दिया तो देखा कि थोड़ी देर बाद ये कार क्या हो गया, रेस्ट में आ गई। ये जनरल एक फिनोमेना जो अरिस्टोटल के हिसाब से था। तो अरिस्टोटल ने बोला कि भाई ये कार तो तभी तक मूव किया जब तक बच्चे ने फोर्स लगाया। अरिस्टोटल ने इसको क्या बोल दिया, एक लॉ ऑफ नेचर ही। इसको एक इस बंदे ने ना इसको लॉ ऑफ नेचर बोल दिया, यानी कि नेचर में ऐसा ही होता है। किसी बॉडी को मूव करने के लिए, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अगर उसको कंटिन्यूस मोशन में रखना चाहते हो तो तुम्हें एक फोर्स लगाना होगा। अरिस्टोटल ने इसको एक लॉ ऑफ नेचर ही बता दिया। हम क्यों हैंडरेज क्यों कर रहे हो भाई, बोलो। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या किया, इसे एक लॉ ऑफ नेचर दे दिया। उसने एक प्रैक्टिकल, उसका एक ये क्या था, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था जिसको इस बंदे ने, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था जिसको इस बंदे ने, अरिस्टोटल ने एक लॉ ऑफ नेचर ही बोल दिया। भाई नेचर में ऐसा ही होता है, नेचर ऐसे वर्क करता है, दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। ये नेचर का नियम है। किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम्हें कंटिन्यूअसली मूव कराना है तो तुम्हें कंटिन्यूअस फोर्स से अप्लाई करते रहना होगा। ठीक है, ये तकरीबन 1600 शताब्दी तक, ये बिफोर क्राइस्ट की बात है ना, अरिस्टोटल बिफोर क्राइस्ट के थे, लाइक बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ। बीसी एडी पढ़ते हैं ना हम लोग, एसी एंड बीडी। तो 300 साल, क्राइस्ट के भी 300 साल पहले कहेंगे, और 1600 साल, उसके 1600 साल बाद गैलीलियो ने इसको गलत प्रूफ किया था। गैलीलियो ने इस थ्योरम को, इस लॉ को गलत प्रूफ किया था। यानी 2000 साल तक ये अरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स जो था ना वो चल रहा था। 2000 साल तक लोग ऐसे ही मानते रह गए, यहाँ भाई तो बिल्कुल सही कर रहा है। और हम भी, तुम भी देखो तो बोलोगे हाँ भाई सही तो बोल रहा है, बंदे ने क्या ही गलत बोला है। बट इसने कुछ गलती की। ये जो इसके बीच का मोशन था ना, इस अरिस्टोटल ने इसके बीच में जो मोशन हुआ ना, इस मोशन को अरिस्टोटल ने नहीं कैच नहीं कर पाया। इसके बीच के मोशन को, बीच में क्या हो रहा होगा, अरिस्टोटल उसको नहीं पकड़ पाया। तो अब आया, अब गैलीलियो की बारी आई, है ना। गैलीलियो 16 यानी 17th सेंचुरी के आसपास गैलीलियो ने ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करना शुरू किया था। 17th सेंचुरी, 1640 1600 समथिंग राउंड की बात है। गैलीलियो ने इसका स्टडी करना शुरू किया था। गैलीलियो ने सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन पे मोशन को वॉच करना शुरू किया। एक इंक्लाइन प्लेन पे इसने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया। तो गैलीलियो देखा कि भाई ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड है।
फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो कर रहा होगा ना, ऊपर की ओर थ्रो कर रहा था, तो इसका स्पीड फाइनली क्या हो जाता था, ये फाइनली यहाँ जाकर के इसकी स्पीड जो है ना वो 0 हो जाता था। तो गैलीलियो ने बोला कि भाई ये रिटार्डेशन है ना, यहाँ पे रिटार्डेशन। बट व्हाट अबाउट हॉरिजॉन्टल सरफेस? गैलीलियो सोच रहा है कि भाई अब हॉरिजॉन्टल पे ऐसा क्या होता होगा, अगर हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन है, अगर ड्रॉप करते हैं तो एक्सीलरेटेड होता है। हॉरिजॉन्टल अगर इंक्लाइन प्लेन पे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होता है, कम होता है, यानी वो रिटार्डेड होता है। बट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आखिर क्या हो रहा होगा ऐसा? तो उसने क्या किया, डबल इंक्लाइन प्लेन का एक डबल इंक्लाइन प्लेन पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो क्या किया गैलीलियो, गैलीलियो ने उसको गलत कैसे प्रूव किया? जो एरिस्टोटल ने जो थ्योरम बताया था, जो लॉ ऑफ नेचर बताया, इसको गैलीलियो ने कैसे गलत प्रूव किया, ये मैं इसमें बात कर रहा हूँ। ठीक है, गैलीलियो ने एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन बताया। ये क्या है, सारे प्लेन्स कैसे हैं, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस 100% फ्रिक्शनलेस सरफेस पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो उसमें कुछ फ्रिक्शन उसमें रहेगा ही रहेगा। बट ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस उसने इंक्लाइन प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस बनाया। अब उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को उसने यहाँ से फॉल कराया, यहाँ उसने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। अब वो इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिर ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। तो उसने देखा कि ये ऑब्जेक्ट आगे गया, जा रहा है, यहाँ से गया, बढ़िया से गया एकदम, है ना। और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस था, तो वो देखा कि भाई यहाँ से आते आते वो उतनी ही हाइट पे गया जितना हाइट पर इसको मैंने रिलीज किया, और यहाँ पे आकर इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पे क्या था इस ऑब्जेक्ट का, 0 था। ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे था, h हाइट पे था। देखो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसने पूरा का पूरा मैकेनिक्स ही बदल दिया था ना। 2000 साल का जो पाप जो दुनिया हो रही थी ना, उसको इसने खत्म किया। ये h हाइट तक ही ये पहुंचता है, ठीक है। अगेन अब गैलीलियो ने क्या किया, ये पहला ऑब्जर्वेशन था उसका, उसने इंक्लाइन प्लेन दोनों को सेम रखा हुआ था, जितना इंक्लाइन इधर उसने जितना एंगल इधर बना रखा था, सेम एंगल पे इधर भी बनाया। तो देखा कि ऑलमोस्ट सेम हाइट जा रहा है, ऑलमोस्ट सेम हाइट जा रहा है, एग्जैक्ट सेम हाइट नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सरफेस है ना, ये फ्रिक्शनलेस एग्जैक्ट 100% फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं रफनेस आती ही है। बट बंदे ने देखा, गैलीलियो ने देखा कि भाई ये तो वहां तक पहुंच तो रहा है। फिर उसने क्या किया, अगले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, इस इंक्लाइन प्लेन को वो थोड़ा सा ना और नीचे की ओर झुका दिया, ठीक है। अब वो वॉच करना शुरू कर रहा है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट आया, यहाँ से आया, आते 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 वो ऑब्जेक्ट फिर उसी ऊंचाई तक तो पहुंचा, है ना। ये ऊंचाई तक तो उतना ही पहुंचा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट उसी हाइट पर पहुंचा ये। बट इस दफे ना उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। ये अगर x1 था, तो इस बार ना वो जो बॉल था ना वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। गैलीलियो ने फिर अपना एक्सपेरिमेंट और बढ़ाया, अब इसके एंगल को गैलीलियो ने और छोटा कर दिया, और मेरा आ गया पिक्चर के बाहर चला जाएगा, थोड़ा सा इसको और, ठीक है। इतना कर दिया ना गैलीलियो ने, इसके एंगल को और कम किया, दूसरे इंक्लाइन प्लेन के एंगल को और कम किया। अब वो वॉच करना चाह रहा है कि भाई अभी, तो फिर वो देख रहा है कि ये जो बॉल है ना, ये फिर आगे मूव कर रहा है, मूव करते करते अगेन ये हाइट सेम अचीव किया ना, अगेन ये सेम हाइट अचीव किया। इसने अगेन कितना हाइट अचीव किया, सेम हाइट h अचीव किया, लेकिन इस दफे फिर से इसका डिस्टेंस क्या था, बढ़ गया, ठीक है। फाइनली गैलीलियो ने इसके सरफेस को ना पूरी तरह से फ्लैट कर दिया, ठीक है, पूरी तरह से फ्लैट कर दिया। अब गैलीलियो इस बार वॉच अपना मोशन वॉच कर रहा था भाई कि इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ होगा। तो उसने देखा कि भाई ये ऑब्जेक्ट तो अब कहीं रुक ही नहीं रहा है, ये तो एकदम से ना इनफाइनाइट पे चला गया। ये जो ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने जो भी वेलोसिटी इस जैसे ही इंक्लाइन प्लेन पे उसने रिलीज किया होगा, जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आया होगा, इसने एक वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में एक वेलोसिटी एक्वायर किया। अब इस वेलोसिटी के साथ जो है ना, ये मूव करना शुरू कर रहा है, और सेम वेलोसिटी से ही मूव करता जा रहा है, इसका वेलोसिटी घट भी नहीं रहा था, घट रहा होगा ऑब्वियसली, थोड़ा कम घट रहा था, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होता है ना, क्लियर। तो यहाँ से गैलीलियो ने ये कंक्लूड किया कि टू मूव टू कीप अ बॉडी यूनिफॉर्म मोशन there is not necessary a force is not necessary to keep a body in motion, a force is not necessary, ये गैलीलियो ने प्रूव किया। To keep a body in motion
टू कीप अ बॉडी इन मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन, सर एक मिनट, टू कीप बॉडी इन मोशन force is not necessary, a force is not necessary। हाँ बोलो क्या बोल कौन? सर फोर्स तो नेसेसरी है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फोर्स नेसेसरी नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। ये मतलब स्टार्ट में आपने कोई वेलोसिटी दिया होगा ना, 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आपने दी, ठीक है। तो क्या बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत है, कंटिन्यूअस फोर्स की? मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ नीड नहीं है, बट फोर्स की तो है। मैं ये बोल रहा हूँ टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी को एक यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए क्या एक फोर्स की जरूरत है? नहीं है। जो अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसने इसे लॉ ऑफ नेचर बता दिया। भाई अरिस्टोटल ने बोला कि भाई नेचर ऐसे ही काम करता है, बट नेचर ऐसे काम नहीं करता है, ये एक्चुअल में नेचर काम करता है, नेचर ऐसे काम करता है, ये गैलीलियो ने प्रूफ किया इसे। तो वो अरिस्टोटल का एक मिसकंसेप्शन था, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब ये है कि जो इससे पहले का जो मिसकंसेप्शन था कि भाई एक फोर्स की आवश्यकता होती है किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए, उसको गैलीलियो ने गलत प्रूफ किया, है ना। यानी कि अगर सपोज करो कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक मैं अगर एक आइस का ट्रैक बिछा दूं, बर्फ का एक अगर ट्रैक बिछा दूं, बर्फ ऑलमोस्ट मेरा फ्रिक्शन लेस होता है। दिल्ली से मुंबई तक मैंने एक आइस का ट्रैक बिछा दिया 1500 किलोमीटर का पूरा, और उस ट्रैक पे मैं सपोज करो इस पेन को मैं 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से सपोज मैं इसको एक बार थ्रो करता हूँ फर्स्ट टाइम, तो क्या 10 मीटर पर सेकंड से इसको मूव कराने के लिए किसी फोर्स की जरूरत होगी? नहीं नो होगी। सर। ये अगर 10 से चलना शुरू कर रहा है ना, और अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, पूरी तरह से आइस है, हम फ्रिक्शन लेस आइस, 100% फ्रिक्शन लेस, जो पॉसिबल नहीं है, असंभव है, बट हम मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन लेस, तो इस बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से जब ये मेरा पेन मूव कर रहा है ना, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड कभी नहीं, ये गैलीलियो ने प्रूव किया था। और अरिस्टोटल ने क्या कहा था? अरिस्टोटल गलती कहाँ किया था, मैं उसके बाद अभी मैं बताऊंगा कि अरिस्टोटल ने गलती कहाँ की। अरिस्टोटल क्या पकड़ना मिस कहाँ कर गया अरिस्टोटल, इसमें मैं बात करूंगा। बट गैलीलियो ने इसको ये प्रूव किया भाई किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए ना एक फोर्स की जरूरत नहीं होती है, आप बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराना तो वैसे भी मूव करेगा। और इसका कहने का मतलब ये था ना कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्विवेलेंट। गैलीलियो ने इसको पता है, यानी कि रेस्ट में कोई बॉडी रखा हुआ है, अगर ये बॉडी रेस्ट में, इस पेन को अगर मैं रेस्ट रखा हुआ हूँ, रेस्ट में है ये, इस बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए और इस बॉडी को एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कराने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए मुझे किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती। ये दोनों केसेस जो है ना, रेस्ट का केस और यूनिफॉर्म मोशन का केस इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इन बोथ केसेस देयर इज नो नीड ऑफ एनी फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो एक गैलीलियो का ये स्टेटमेंट भी था, गैलीलियो ने इसको बोला भी था, गैलीलियो का एक स्टेटमेंट था, है ना। क्या था कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड, सर हाँ बोलो, स्टेट ऑफ, सर ऐसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा। मैं मतलब वही पर, हाँ तो फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा। इसको मैं आगे न्यूटन पे लेके आ रहा हूँ ना, अभी रुको, न्यूटन में मैं इसको लेके आ रहा हूँ, न्यूटन ने इसको कैसे यूज किया था मैं उस पर आ रहा हूँ। न्यूटन इस ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट था जो अरिस्टोटल के समय से जो चला रहा था, अरिस्टोटल के समय से 2000 साल तक जो है ना यही कॉन्सेप्ट चला था कि फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो आखिर इसको जब यहाँ पे जब गैलीलियो यहाँ तक लेके आया ना, गैलीलियो यहाँ तक लेकर आया भाई कि हमें फोर्स की जरूरत नहीं होती है, तो इसके बाद न्यूटन जो था ना इसको और प्रिसाइज बताया है, मैं बता रहा हूँ। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर यूनिफॉर्म मोशन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। बोथ इन बोथ केसेस बोथ रिक्वायर्ड नो एक्सटर्नल फोर्स, रिक्वायर्ड नो एक्सटर्नल, दोनों को एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका जो लॉ था, गैलीलियो ने जो लॉ दिया था, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि रेस्ट में रहने की प्रॉपर्टी और मोशन में रहने की प्रॉपर्टी विदाउट एनी फोर्स, है ना,
तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, यही इनर्शिया कहलाता है मेरा। ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो था ना, ये एक्चुअल में लॉ ऑफ इनर्शिया जो था, जो हम जानते हैं ये न्यूटन का दिया हुआ था, एक्चुअल में लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो नहीं दिया था, गैलीलियो का ही प्रपोज किया हुआ था लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको बेस बना करके न्यूटन ने बाकी के अपने लॉज दिए, तीनों लॉ दिए थे। बट एक्चुअली में ये लॉ ऑफ इनर्शिया जो था ना, ये गैलीलियो ने इसको प्रपोज किया था। लॉ ऑफ इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस चेंज। अब देखो अरिस्टोटल ने गलती कहा, अरिस्टोटल गलती कहाँ कर गया था, मैंने उस पर बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना अरिस्टोटल कहाँ गलती किया था। अरिस्टोटल इस मोशन को नहीं समझ पाया था। देखो अब वो बच्चा जो था ना, वो बच्चा जो टॉय कार को लेकर के घूम रहा था, ये टॉय कार है, इसको लेकर के बच्चा, ये बच्चा इसको पुल किए जा रहा था। तो अभी इसका वेलोसिटी अगर 0 है तो कुछ समय बाद ये एक्सीलरेट हुआ, कुछ समय बाद ये एक्सीलरेट हुआ, और एक्सीलरेट होकर के सपोज की बच्चा जो है ना वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गया, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गया, ठीक है। 4 सिचुएशंस है ना, और बच्चा यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी पे लेकर के आया इसको, ठीक है। और उसके बाद बच्चे को गुस्सा आ गया और उस बच्चे ने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, और फाइनली ये मेरा रेस्ट में आ गया, ये रेस्ट में है, ये भी यहाँ पे रेस्ट में है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मोशन, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो मोशन है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन। इसी के बीच में ना अरिस्टोटल जो है ना इसके मोशन को फिट नहीं कर पाया था। यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेटेड मोशन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्सीलरेटेड है। इसको स्टार्ट करने के लिए उस लड़के को फोर्स लगाना पड़ेगा, उस बच्चे को। यहाँ से यहाँ तक का मोशन क्या है, ये रिटार्डेड है। बच्चा जो है ना यहाँ पे गुस्सा आया और बच्चे ने यहाँ से छोड़ दिया, रस्सी को छोड़ दिया, और फाइनली इसको रुकना ही था। एरिस्टोटल ने इस पूरे मोशन को वॉच किया और बोला कि भाई एक्सटर्नल फोर्स तो जरूरी है, ठीक है। गलती कहाँ किया एरिस्टोटल, अब देखो ये यूनिफॉर्म मोशन है, सपोज करो बच्चे को भी, ये बच्चे को भी नहीं पता है ना, ये बच्चे को नहीं पता है, मैं ही लेकर के सपोज मैं स्ट्रिंग पकड़ा हूँ और गाड़ी को मैं पुल करना शुरू कर दिया, मैं पुल कर रहा हूँ, मैं जब वो पूरी रफ्तार में आ गया ना, सपोज 0 से स्टार्ट करेगा वो गाड़ी, 0 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकंड पे आ गया ना, तो मैं उसको एक कांस्टेंट फोर्स तक पुल किए जा रहा हूँ, और जब मैं फुल कर रहा हूँ कि ये समझो कि ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। कोई ऐसा सिचुएशन अज्यूम कर लो कि ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता जा रहा है, अभी कांस्टेंट हो चुका है ना, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता जा रहा है, लेकिन बच्चा भी फोर्स लगा रहा है ना, यहाँ भी बच्चा फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी बच्चा पुल कर रहा है ना, अभी बच्चा पुल किए जा रहा है, यहाँ तक बच्चा पुल किया है ना, यहाँ तक बच्चा इस गाड़ी को, इस कार्ट को पुल कर रहा है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट हो रखा है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन फिर भी बच्चा इसको पुल किए जा रहा है। तो आखिर इस दौरान हुआ क्या, अगर इसके पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, बच्चा इसको पुल किए जा रहा है, तो ये लड़का आखिर में कर क्या रहा था, तो ये लड़का जो था ना, ये काउंटरिंग ऑपोजिट ऑफ काउंटरिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये ना बच्चा जो कर रहा था क्या, ये बच्चा जो था ना, ये एक फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अराइज हो रहा था सरफेस पे, इसको ये काउंटर कर रहा था। इसका सारा का सारा फोर्स, इस बच्चे का सारा फोर्स जो था ना, वो इस गाड़ी के पीछे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स था, सरफेस जो इसको प्रोवाइड कर रही थी, इसको काउंटर करने में चला जा रहा था। तो अब इस बच्चे का सारा फोर्स, यानी कि नेट फॉरवर्ड फोर्स जो था, नेट फॉरवर्ड फोर्स बाय द चाइल्ड इज इक्वल टू नेट बैकवर्ड फोर्स। तब जाकर के इस पूरे सिस्टम का, इस यहाँ से यहाँ तक का जो ये गाड़ी जो मूव कर रहा था, इसका कार मूव कर रहा था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गया था, कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गया था। अब अगर बच्चे को ये पता होता ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का कोई और टेक्निक क्या होता है, तो बच्चा क्या करता, यहाँ से यहाँ तक का सरफेस को अगर तुम फ्रिक्शनलेस बना दोगे ना, यहाँ से यहाँ तक के सरफेस को अगर तुम फ्रिक्शनलेस बना दोगे, यहाँ से यहाँ तक के सरफेस को अगर तुम फ्रिक्शनलेस बना दोगे, तो इस बच्चे को ये फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, जो अरिस्टोटल नहीं बोल पाया था। अरिस्टोटल ने कहा था कि उसको हमेशा फोर्स लगाना ही पड़ेगा इस बच्चे को, इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए। लेकिन इन केस अगर तुम यहाँ से यहाँ तक के पूरे सरफेस को फ्रिक्शनलेस करने में कामयाब हो गए, ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे सरफेस को अगर तुमने फ्रिक्शनलेस बना दिया ना, फ्रिक्शनलेस बना दिया, तो उस बच्चे को जो अरिस्टोटल ने बोला था कि इसको भाई फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो अगर इस सरफेस को एनी हाउ तुमने फ्रिक्शनलेस अगर बनाने में कामयाब हो गए, तो तुम्हें उस बच्चे को ना
एक पुलिंग फोर्स जो कंटिन्यूअसली वो लगाता रहा था, वो लगा ही रहा था कंटिन्यूअस फोर्स, उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये चीजें फाइनली गैलीलियो ने अपना थ्योरम से प्रूव की। सर बट गैलीलियो की जो एक थ्योरम थी ये तो सिर्फ जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल थी ना? उन्हीं के लिए एप्लीकेबल थी, लेकिन लॉ ऑफ नेचर आखिर अरिस्टोटल ने जो बताया वो तो लॉ ऑफ नेचर बताया, कोई नेचर तो ऐसे ही काम करता है। अरिस्टोटल ने बोला कि नेचर ऐसे काम करता है कि स्पेन को अगर तुम्हें मोशन में लाना है तो तुम्हें इसमें फोर्स अप्लाई करना होगा। गैलीलियो ने उसे गलत साबित कर दिया। कोई जरूरी नहीं है इस पेन को मुझे मोशन में रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा मैं सरफेस को फ्रिक्शनलेस बना दूंगा। क्लियर? ये गैलीलियो का थ्योरम था। अब इसके बाद न्यूटन की एंट्री होती है ना। चलो अब इसके बाद न्यूटन की एंट्री होती है। न्यूटन क्या करता है यहाँ पे ना एरिस्टोटेलियन मैकेनिक्स जो था ना, गैलीलियो ने पूरे को खत्म कर दिया। ये 2000 सालों का जो कंटिन्यूअस चला रहा था एक सीन, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके खत्म होता है। गैलीलियो ने क्या किया, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये क्या कहता है, अगर बॉडी पे एक नेट फोर्स 0 लग रहा है, इफ नेट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू 0 है, इफ नेट बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, उस बच्चे के काट पे यहाँ से यहाँ तक बच्चा जो चला रहा था, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये भी अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, बच्चा भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये सारा का सारा फोर्स कहाँ जा रहा था, फ्रिक्शन को काउंटर करने में चला जा रहा था। तो अल्टीमेटली ये जो कार्ट था ना, बच्चे जिस कार्ट को चला रहा था, जिस गाड़ी को चला रहा था, इस गाड़ी को लगने वाला एफ नेट कितना हो गया था, 0 हो गया था। एफ नेट 0 हो गया था, एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। एक्सीलरेशन 0 का मतलब है v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है अगर एफ नेट किसी भी ऑब्जेक्ट पे 0 है ना, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो बॉडी को मूव करने के लिए कंटिन्यूअस बॉडी क्या रहेगा, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा या तो बॉडी रेस्ट में रहेगा। ये दोनों सिचुएशंस क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे। क्लियर? ये लॉ ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में गैलीलियो का दिया हुआ था। तो हम लोग गैलीलियो को इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोला जाता है कि सोचो कि 2000 सालों तक हम लोग वो ढो रहे थे, और जैसे ही गैलीलियो की एंट्री हुई कितना जल्दी सब कुछ बदला। जैसे ही गैलीलियो ने इस चीज को खोजा, तुरंत न्यूटन ने इस पर स्टडी करना शुरू किया, और न्यूटन ने अपने तीनों लॉ दे दिए, और जब तीनों लॉ आ गया फिर तो रेवोल्यूशन ही आ गया, फिर तो सब कुछ बदल चुका था न्यूटन के आने के बाद। सर इनर्शिया तो न्यूटन ने दिया था ना। इनर्शिया बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो का ही दिया हुआ। ठीक है, इसको प्रिसाइज वे में न्यूटन ने बोल दिया, बट एक्चुअल में ये लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन आखिर मतलब कि वो कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा था, वेलोसिटी अपने अब इसको अभी अब सोचिए, अब तुमको इसको रोकना है, तुम इसके वेलोसिटी को चेंज करना चाह रहे हो, तो ये मोशन क्या करोगे, तुम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे। तो वो रसिस्ट जो कर रहा है, ये अपने मोशन को जो रसिस्ट कर रहा होता है, उसका कारण क्या, इनर्शिया ही तो है। ये सब कुछ लॉ इसी का दिया हुआ था। ठीक है, न्यूटन ने बस इसको एक्सटेंड किया था। क्लियर? चलो अब न्यूटन पे आते हैं ना। अब न्यूटन पे आता है, तो न्यूटन का पहला नियम क्या था, बिल्कुल यही था, कुछ भी अलग नहीं था। कोई बॉडी अगर, न्यूटन का नियम क्या था, अगर बॉडी अगर रेस्ट में रहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, न्यूटन का पहला नियम का 2 पार्ट है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, 2 पार्ट है न्यूटन के पहले नियम का, ये 2 पार्ट था। यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट तो क्वाइट विजिबल, सबको समझ में आ रहा है, बट ये यूनिफॉर्म मोशन का जो लॉ था, जो न्यूटन ने दिया था, इसमें एम्बिग्यूटीज है। लाइक तुम इसको जब जनरल अपने प्रैक्टिकल, लाइक कोई बात हो, अरिस्टोटल वाली बात हुई, फिर से अरिस्टोटल पे ही चले जाओ। अरिस्टोटल ने जो प्रैक्टिकली देखा ना, उसको उस बंदे ने लॉ ऑफ नेचर बता दिया, भाई नेचर ऐसे काम करता है। न्यूटन ने हमें ये बोला कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तो कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा, वो तो हमें दिख रहा है। न्यूटन के पहले नियम का पहला पार्ट तो हमें आसान लग रहा है, हाँ भाई ठीक है, न्यूटन सही है। तो इसका दूसरा पार्ट आया, भाई कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, तो ये बॉडी को अपने मोशन में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये तो थोड़ी देर बाद रुक जा रहा है, न्यूटन तो गलत हो गया। समझ में आ रहा है? न्यूटन का दूसरा पार्ट क्या था, न्यूटन ने बोला था कि कोई बॉडी अगर मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस द बॉडी इज कंपेल्ड
बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, जब तक तुम इस बॉडी को कोई एक्सटर्नल एजेंसी से कंपेल नहीं करोगे। न्यूटन ने ये बोला था, बट ये रियल लाइफ में तो नहीं होता है। मैं इस बॉडी को मोशन में छोड़ रहा हूँ, कहाँ रहता है मोशन, तो रुक जाता है आगे चल करके। ये बिल्कुल एक आइडियलाइज कॉन्सेप्ट है। ये जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये इसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात है। क्लियर? फ्रिक्शनलेस सर इसलिए होता है क्योंकि जब तक कोई मतलब बाहर के फोर्स जब तक ना लगे, जब तक हाँ एग्जैक्टली वही बात है ना। जो फ्रिक्शन, जो सरफेस हो गया ना, जो सरफेस फ्रिक्शन फोर्स उस पे लगा रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब तुम इस लॉ को स्टेट कर रहे हो ना, जब तुम ये लॉ को किसी को बता रहे हो, तो ये अंडरस्टूड है कि भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है। न्यूटन ने बोला कि ये बॉडी मोशन में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। और तुम इसको सरफेस पे फेंक रहे हो, या तुम तो पहले ही एक्सटर्नल फोर्स लगा दे रहे हो। न्यूटन का लॉ गलत नहीं है, हमारा लगाने का मेथड गलत है। समझ में आया? इस फ्रिक्शनलेस सरफेस को रखो, इसको देखो, इसको 10 मीटर पर सेकंड से इस पेन को फेंको, ये इंफिनिटी टाइम तक 10 मिनट पर सेकंड से ही जाएगा, ना 10 से 9 होगा, ना 10 से 11 होगा। क्लियर है? चलो, इसमें आप ये जो कॉन्सेप्ट था ना इसका, इसी से बॉडी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आया। इससे क्या कॉन्सेप्ट आया? इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना तुम लोग? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बताओ, एनीवन? सर नेट फोर्स 0। और बस नेट फोर्स 0? सर वो मतलब बॉडी रेस्ट, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। बॉडी कंडीशंस और कांस्टेंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ट्रांसफाइरिंग। इक्विलिब्रियम वो टेम्परेचर वाला नहीं है ना, किसी का गलत समझ लिया। बॉडी रेस्ट नहीं रेस्ट करने की गलत बात है। वेक्टर सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्स 0। हाँ दीपक सही है, बट दीपक सही है, वेक्टर सम 0 होना चाहिए, लेकिन उसमें एक और फैक्टर होता है। ये सब लोग जितने बता रहे हो, ये सिर्फ तुम लोग रोटेशन पढ़ रखे हो ना भाई। तुम लोग जितने बता रहे हो सब में ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हो, यानी इस बॉडी के स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों होता है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों तरह से इक्विलिब्रियम होता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से आता है एफ नेट 0 होना चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम से आता है टाउ नेट जो है ना वो 0 होना चाहिए। इसकी बात हम रोटेशन में करेंगे। रोटेशन से पहले हम बॉडी को रोटेट नहीं करा रहे होते हैं ना, रोटेशन से हम बॉडी को सिर्फ ट्रांसलेशन तक ही हम अपने आप को फोकस रखते हैं। हमारा फोकस फिलहाल ये रहेगा, ये हम रोटेशन चैप्टर में देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्लियर है? ये पहले लॉ से ही आता है। इसका जो मूल है ना, इसका जो रूट है वो फर्स्ट लॉ ही है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ही। हाँ, पूछो अगर किसी को डाउट है तो। जो इक्विलिब्रियम का जो बेस है ना वो फर्स्ट लॉ ही होता है। फर्स्ट लॉ ही बताया था कि भाई एफ नेट अगर 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम करने का मतलब बॉडी रेस्ट में रहेगा। रेस्ट करने का मतलब बॉडी मोशन में भी रह सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी भी जो होता है ना वो इक्विलिब्रियम में है। कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट जो होता है वो तो इक्विवेलेंट है, क्योंकि इन दोनों के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती है। ये इक्विवेलेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट दोनों का जो मोशन है ना, दोनों को एफ नेट के नीचे क्या लिखा है सर? एफ नेट के नीचे कहाँ लिखा है? स्टेट ऑफ रेस्ट। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। ये न्यूटन का पहले नियम का 2 पार्ट है। एक तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, और फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दो है। जो पहला पार्ट है न्यूटन का स्टेट ऑफ रेस्ट, ये बहुत ऑब्वियस है, सबको समझ में आता है। लेकिन दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाला, उसका क्या लिखा है सर? वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एफ नेट, और फिर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम टाउ नेट टॉर्क। ये रोटेशन में आके हम बात करेंगे इस पर। इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होने चाहिए। बॉडी ट्रांसलेशन जो कर रहा होता है ना, इस मोशन को जब आप इस मोशन को, इसके पेन को जब आप थ्रो करते हो ना, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, ये इसके पास रोटेशन नहीं होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी रोटेट करते हुए आगे नहीं जा रहा है, हम ये मान के चल रहे होते हैं। ठीक है, अब तक हम सब कुछ ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम रोटेशन में आएंगे तो ये बॉडी चलेगा भी और रोटेट भी करेगा, दोनों होगा भी। ये आगे भी मूव कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है।
तो इसके रोटेशन के लिए भी इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इस बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क और इस बॉडी पे लगने वाला नेट ट्रांसलेशनल मोशन, दोनों ट्रांसलेशनल फोर्स और रोटेशनल फोर्स दोनों 0 होना चाहिए, तब जाके ये बॉडी हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात हम रोटेशन करेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो अभी देखेंगे ही हम, बहुत इसके प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, हम लोग रेगुलर देखते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये न्यूटन का पहला नियम था। पहला नियम से बेसिकली कंक्लूजन यही निकलता है। पहला नियम का क्या था, एफ नेट जो होता है ना वो 0 होता है, एफ नेट 0 होता है। एफ नेट को अगर तुम कंपोनेंट में तोड़ोगे, ये तो तुम्हारा वेक्टर सम हो गया, जनरलाइज फॉर्म हो गया। कंपोनेंट में तोड़ोगे तो एफ एक्स 0 होना चाहिए, एफ वाई 0 होना चाहिए और एफ जेड 0 होना चाहिए, तीनों एट अ टाइम 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के दूसरे नियम की बात करेंगे। अच्छा, न्यूटन के दूसरे नियम की बात करते हैं। न्यूटन का पहले नियम ने ये बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन कितना है, 0। न्यूटन का पहला नियम ये बताया अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, मोशन में भी है लेकिन वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पर लगने वाला ए नेट कितना होगा, 0 होगा, यानी कि एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अब वही बॉडी किसी एक्सीलरेशन से मूव करने लगा तो उस पर लगने वाला उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, वो मास टाइम्स उस बॉडी के मास और उस बॉडी का जो नेट एक्सीलरेशन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। ठीक है, इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये मैं वगैरह मोमेंटम वगैरह से इसको प्रूव कर सकते हो, ये वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। पहला लॉ जो था ना वो उसकी एक, ये तो मैथमेटिकल है, दूसरा लॉ तो पूरी तरह से मैथ्स है। पहला लॉ जो है ना वो नेचर है, नेचर कैसे वर्क करता है, नेचर का लॉ है वो, जिसको अरिस्टोटल ने गलत इंटरप्रेट किया था, उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं था। 2000 सालों तक उसी इंटरप्रिटेशन को लेकर के लोग बढ़ रहे थे। वो लॉ ऑफ नेचर है वो। अरिस्टोटल ने बताया कि भाई नेचर जो है ऐसे काम करता है, जिसको गैलीलियो ने गलत साबित किया। तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज थी। ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स क्या है, एफ नेट बराबर एम है, ये प्रूव है, इसका डेरिवेशन है, आगे नो डेरिवेशन कर लेंगे। बेसिकली मुझे जरूरत है कुछ फोर्सेज की, जितने भी मैकेनिक्स में हम फोर्स पढ़ने वाले हैं उनमें से मैं कुछ फोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो जरूरी है हमारे लिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ने के लिए जो जरूरी है। वो आ जाओ फोर्सेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट फोर्सेज, जितने भी कॉन्टेक्ट फोर्सेज है ना उन सबको बताओ, कुछ कॉन्टेक्ट फोर्सेज के बारे में बताओ। जैसे कि किसी बॉडी को पुश करने के लिए हमें कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है, पुश और पुल करने के लिए हमें कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है। लेकिन कोई ऐसा, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ऐसे सिचुएशन भी हमारे पास है जब हम बिना पुश और पुल किए हुए भी बॉडी को फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है? नॉर्मल, कॉन्टैक्टलेस। ओके, और बताओ कॉन्टैक्टलेस में, और बताओ कॉन्टैक्टलेस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक सही है, बट नॉर्मल के लिए तो कांटेक्ट है ना, नॉर्मल के लिए तो कांटेक्ट है। मैं कांटेक्टलेस में पूछ रहा था अभी। और बताओ कांटेक्टलेस। प्रेशर। प्रेशर के लिए तो फिर फोर्स अप्लाई, तो कांटेक्ट में आएगा तब प्रेशर होता है। प्रेशर फोर्स नहीं होता है यार, कौन? आदित्य जायसवाल बोल रहा है प्रेशर फोर्स होता है क्या आदित्य? कांटेक्टलेस फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट, या ये सही बोल रही है, कृतिका सही बोल रही है। प्रेशर फोर्स होता है क्या आदित्य? प्रेशर का यूनिट क्या होता है आदित्य? व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वो फोर्स कैसे हो गया? मैं फोर्स पूछ रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉन्टेक्टलेस फोर्सेस में सबसे जो हमारे आसपास जो सबसे जाना पहचाना है वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन के लिए, ग्रेविटेशन को फोर्स अप्लाई करने के लिए उसको कांटेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एयर फ्रिक्शन जो है ना उसके लिए कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है। मैं बाइक अगर चला रहा हूँ, तो हवा मुझे, मेरे पे जो फोर्स आगे से मुझे पुश कर रहा होता है हवा, वो मेरे कांटेक्ट में आने के बाद वो हवा मुझे फोर्स लगाता है। लाइक नॉर्मल फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स होता है। टेंशन जो होता है ना वो कांटेक्ट फोर्स होता है। विस्कस फोर्स जो फ्लूइड में लग रहे होते हैं, जब तुम फ्लूइड में जाओगे, तुम अगर तैरने की कोशिश कर रहे हो, जो है ना छपाक कर रहे हो पानी में जाके, तो तुम क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे मोशन को जो फ्लूइड है ना वो अपोज कर रहा होता है, लेकिन फिर भी तुम अपना एफर्ट लगा रहे होते हो। तो ये कांटेक्ट फोर्स होता है। जब तुम पानी में उतरोगे ना तब पानी फोर्स लगाएगा। हवा में पानी फोर्स हवा में नहीं लगाता है।
तो ये कांटेक्ट फोर्सेस हो गए। कांटेक्ट फोर्सेस के बेसिकली दो पार्ट हैं। आ जाओ कांटेक्ट फोर्सेस का थोड़ा बहुत डायरेक्शंस और ये सब देखते हैं, क्योंकि अगले क्लास में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। थोड़ा बहुत इसकी डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल फोर्स के बारे में जानते हैं। नॉर्मल फोर्स जो जनरली जो मिसकंसेप्शन है मैं उसके बारे में बात करूँ। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। ये लगता है, ये कैसे लग रहा होता है? सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सबसे पहले ये समझो, कोई भी बॉडी, ये मेरा सरफेस है अगर, और इस पे मैंने कोई बॉडी को रखा हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ये सरफेस जो कांटेक्ट में है ना, जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है ना, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा? इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, और इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या तो इधर और या तो इधर, डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ये किधर जा रहा होगा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। इस तरफ स्मॉल एफ से फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम ऑलवेज स्मॉल एफ से इंडिकेट करेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, स्मॉल एफ। सबसे पहले ये समझो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगेगा? पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर? जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो सरफेस के कॉन्टेक्ट, जो भी सरफेस है, जो कांटेक्ट में है ना, जो सरफेस, उसके पैरेलल में लगेगा। जो नॉर्मल लगेगा ना, वो सरफेस के परपेंडिकुलर में लगेगा। अब इसका मिसकंसेप्शन क्या है जो लोगों ने बना के रखा हुआ है? जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो अब लोग क्या करते हैं ना, इसमें ना एक वर्टिकली अपवर्ड में नॉर्मल अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। ये गलत है। बहुत लोगों ने सोच रखा है कि एन जो है ना वो वर्टिकली अपवर्ड लगता है, वर्टिकली अपवर्ड लगता है। जस्ट लाइक जो mg होता है ना, इस ब्लॉक का जो वेट होगा, वेट फोर्स होता है ना, वेट mg, वो डाउनवर्ड लगता है। लोग ये मान के चलते हैं कि mg को ना नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा, तो mg अगर नीचे लग रहा है तो नॉर्मल को अपवर्ड लगा दिया करो। ये गलत। नॉर्मल अपवर्ड, लेकिन इक्विलिब्रियम में तो m इक्वल टू n तो होगा ही ना। इंक्लाइंड प्लेन पे भी होगा क्या? नो सर, इंक्लाइंड प्लेन पे भी होगा? देंगे ना इंक्लाइंड प्लेन। सर पता नहीं इसके बारे में तो। ये नॉर्मल लगेगा, दिस इज एक्चुअल लाइन, ठीक है। ये सरफेस रहा मेरा, सरफेस पे नॉर्मल कुछ ऐसे जाएगा नहीं, दिस इज नॉर्मल। परपेंडिकुलर जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, हर जगह 90 का एंगल बनाना चाहिए। क्लियर? यही मिसकंसेप्शन है। लोग जो है ना, जब भी तुम इंक्लाइन प्लेन दोगे ना, तो वो नॉर्मल को ना वर्टिकली अपवर्ड लगा देंगे, mg को डाउनवर्ड कर देंगे, और इक्वेशन बना देंगे n बराबर mg। ये गलत है। ये मेरा सरफेस का कांटेक्ट देखो ना, कांटेक्ट सरफेस ये है जो कांटेक्ट में है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मीनिंग है परपेंडिकुलर। तो इस पर परपेंडिकुलर ये कैसे होगा यार? ये तो कोई एंगल है, ये परपेंडिकुलर क्या है? इस सरफेस का परपेंडिकुलर तो कुछ ऐसे होगा, ये होगा, दिस इज द नॉर्मल, ये एन, ठीक है। एन ड्रॉ करना आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ऑलवेज पैरेलल। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे होगा? तो इसके पैरेलल या तो इधर होगा, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये पीछे रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? हमेशा रिलेटिव होता है। जब तक इस बॉडी को रिलेटिव टेंडेंसी जिधर होती है उसको ही अपोज करता है। अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन इस सरफेस के पैरेलल रहेगा नीचे की ओर। अगर ये ब्लॉक नीचे उतर रहा है तो फ्रिक्शन इस सरफेस के पैरेलल रहेगा ऊपर सर अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी फ्रिक्शन को हम डील करेंगे अच्छे से, बट फिलहाल इतना जानो, इतनी मुझे जरूरत है, हल्का फुल्का जरूरत आता रहेगा। चलो आगे आते हैं। टेंशन, ये दो फोर्सेस हो गए ना, नॉर्मल, फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्सेस में एक और है मेरा टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स। टेंशन पे आते हैं। टेंशन, सपोज ये मेरा स्ट्रिंग है ना, ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में फोर्स कैसे लगेगा? ध्यान से सुनो ना, टेंशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एफबीडी बनाने जब मैं बोलूंगा ना तो टेंशन समझ में नहीं आया कि ब्लॉक का टेंशन कहाँ गया, तो सीखो, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करना सीखो कि भाई टेंशन को हमेशा हम कहाँ लगाएंगे। और जब एफबीडी हमें बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को मुझसे दिखाते हैं ना, जितने फोर्सेस बॉडी पे लग रहे होते हैं उसको शो करते हैं बॉडी को अलग करके। किसी एक ऑब्जेक्ट का ढेर सारे मास पे मैं मोशन लग रहा है,
मैं किसी एक बॉडी का मोशन को मैं वॉच करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को मैं अप्लाई करूंगा और उसको मैं अलग लेके चला जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या होता है, उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस होते हैं, है ना। अभी मैं तो टेंशन जब मैं बोलूंगा ना फ्री बॉडी डायग्राम में लगाने के लिए, तो किसी को समझ में नहीं आएगा भाई टेंशन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, सब ना हवा में रहोगे। तो ये बेसिक्स है ना फिजिक्स का, ये फिजिक्स का बेसिक है। इतना अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कुछ अप्लाई नहीं कर पाओगे। तुम्हें एफबीडी बनाने नहीं आएगा तो फिर तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। एफबीडी तुम क्लियर रखो ना, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना। नॉर्मल मैं इंक्लाइन प्लेन दे रहा हूँ, नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड लगा रहे हो तो कभी आंसर आएगा ही नहीं। तो नॉर्मल तो एमजी को बैलेंस करता है, तो नॉर्मल तो वेट को बैलेंस करता है, नॉर्मल तो रख के रखे, नॉर्मल तो वेट को बैलेंस करता है, ठीक है। तो नॉर्मल के बारे में मैंने बताया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल रहेगा, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। अब टेंशन में बात करें, तीसरा कांटेक्ट फोर्स है हमारा टेंशन। चलो इसको देखो, तुम टेंशन में कर क्या रहे होते हो, टेंशन क्या, टेंशन आया कहाँ से बेसिकली। सपोज इस रस्सी को ना हम एक फोर्स से इधर एक फोर्स लगा रहे हैं और एक इस तरफ एफ फोर्स लगा रहे हैं। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज हम पूरे फिजिक्स में ये मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है हमारा, मासलेस। स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक है। जब तक तुम्हें अलग से न बताया जाए कि भाई इस स्प्रिंग का वेट 5 किलो है, 10 किलो है, 50 किलो है, तब तक तुम ये मान के चलना कि स्ट्रिंग मेरा क्या है, मासलेस। क्लियर, पहले ये दिमाग में बैठा, ये हमारा बहुत आइडियल कॉन्सेप्ट होता है। अब तुम कर क्या रहे हो, अगर तुमने एक स्ट्रिंग को लिया, सपोज ये स्ट्रिंग है ना ये, अब इसको ना दोनों तरफ से ना एक बराबर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि 5 न्यूटन इधर भी लगा रहा है, 5 न्यूटन इससे भी लगा रहा है, 5 न्यूटन इधर लगा, 5 न्यूटन लगा रहा है, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर लगा रहा है। तो स्ट्रिंग में क्या होगा, ये बहुत एटॉमिक लेवल पे ये सब चीजें होती हैं। ये सब चीजें कहाँ होती हैं, हाँ एटॉमिक लेवल पे, ये सारी चीजें एटॉमिक लेवल पे हो रही है ना। देखो तुम्हें एटम की मैं बात बता रहा हूँ, इतनी अंदर जाके मुझे हम लोग को पढ़ना नहीं होता है, बट आखिर स्प्रिंग, आखिर इस स्ट्रिंग में हो क्या रहा है, इस थ्रेड में, इस रस्सी में क्या हो रहा होता है। दोनों तरफ तो हमने 10 न्यूटन का इक्वल फोर्स लगाया तो क्या हो रहा होगा, तुम कर क्या रहे हो बेसिकली, इसके जितने भी एटम्स है ना, उन एटम्स को एक दूसरे से तुम अलग करने की कोशिश कर रहे हो। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े हो, गैसियस स्टेट में आता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, वो उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वो कम लगा रहा होता है, कम लगा रहा होता है। इस रूम में अगर मैं गैस, सपोज एलपीजी गैस, जो हमारा सिलेंडर एलपीजी का, उसको ले आऊँ और उसको मैं रिलीज करूँ, उसका नॉब अगर मैं खोल दूँ इस रूम में, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि वो भी बहुत कम होगा अट्रैक्शन का फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इस पूरे रूम को कवर कर लेगा। वैन डर वाल्स ने यही बताया। तो एटम, वो तो गैस की बात है। फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और ज्यादा फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं। और कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड कैसे बनता है, कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड कैसे बनता है, कोई लिक्विड कैसे बनता है, कोई गैस क्यों बन जाता है, तो उसके पार्टिकल की भी डिस्टेंस एटॉमिक फोर्स से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है वो कम होता है। तो सॉलिड में क्या होता है, ये सॉलिड जो है, इस सब फोर्सेज क्या होते हैं, इन सबके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, सारे एटम्स क्या होता है, बंधे होते हैं। अब तुम क्या कर रहे हो, इन सबको खींच रहे हो, यानी बेसिकली तुम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो इस स्ट्रिंग को। तो जब जो तुम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर के जो एटम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसके सराउंडिंग के जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स जो है ना, इसको एक पुल करते हैं, इसको ना अपनी ओर पुल करके बांध करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली इस पूरे स्ट्रिंग में ना तनाव आता है, तनाव का हिंदी टेंशन होता है। इस फोर्स को हमने सिंपली टेंशन बोल दिया, ठीक है, समझ में आया। इस फोर्स को हमने सिंपली टेंशन ही बोल दिया भाई। और हम ये मान के चलेंगे, ये ना हम मान के चलेंगे थ्रू आउट फोर्स इज कांस्टेंट, थ्रू आउट फोर्स इज कांस्टेंट, ये हम मान के चलेंगे। कांस्टेंट मतलब को यूनिफॉर्म लिखते हैं, इसको यूनिफॉर्म लिखते हैं, यानी आपको ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे फोर्स, अगर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, हम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, नहीं, ऐसा हम कभी नहीं बोले। ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा। ये मान के चलेंगे कि थ्रू आउट हमारा फोर्स कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यानी यहाँ भी उतना ही फोर्स लग रहा है, यहाँ भी उतना ही फोर्स लग रहा है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस फोर्स का नाम हम देंगे जो टेंशन इसमें आता भी है, और वाकई में इसमें टेंशन हमने नाम ही दे दिया। जो स्प्रिंग में जो भी तनाव आएगा उसको हम टेंशन बोलेंगे। इसको इंडिकेट करने का तरीका क्या है, कैसे हम इसका एफबीडी बनाएंगे, ये देखो एफबीडी कैसे बनाएंगे। तो मेरा एक ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है,
पुली से इसको मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे आया, यहाँ एक दूसरा ब्लॉक लटक रहा है स्मॉल एम, ये मेरा कैपिटल एम है। आज तक कुछ नहीं पढ़े हो फिजिक्स, यहाँ ध्यान से पढ़ो, सब कुछ मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, सब कुछ क्लियर होगा। कल को ये मतलब ये लेके मत बैठना कि भाई किसी ने बेसिक ही नहीं बताया ना, बेसिक्स नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। टेंशन हम कैसे बनाएंगे, मेरा सवाल है कि टेंशन को हम ड्रॉ कैसे। ये सिंगल स्ट्रिंग है ना, और स्ट्रिंग कैसा मासलेस होता है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज हम ये मान के चलेंगे स्ट्रिंग मेरा मासलेस है। जो इस स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रहा होगा ना वो थ्रू आउट सेम लगेगा, हम ये भी मान के चलेंगे। सेम लगता नहीं है लेकिन हम मान के चलेंगे, फिजिक्स बहुत आइडियल पढ़ते हैं। तो इसमें टेंशन लगा, टेंशन को ना ऑलवेज हम ऐसे दिखाएंगे, ऑलवेज एक दूसरे की तरफ हम दिखाएंगे। और जब मैं इस पे लगने वाला एक और फोर्स क्या है, एक और इस पे mg लगेगा ना, स्मॉल mg लगेगा, इस पे एक और फोर्स पीछे की ओर लगेगा फ्रिक्शन। अब मैं तुम्हें स्मॉल m और कैपिटल M का एफबीडी बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये मेरा कैपिटल M है, ये मेरा स्मॉल m। मैंने तुमसे पूछा कि इन दोनों का तुम एफबीडी बना के दिखाओ, तो कैसे बनेगा एफबीडी। बेसिकली करना क्या है एफबीडी के लिए ना, ये टेंशन है ना, ये टेंशन है, ये टेंशन है और ये है टी। तो एफबीडी देखो यहाँ तक कर लिया ना। अब मैं एफबीडी बनाने जा रहा हूँ। एफबीडी कैसे बनाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को ना इसका टेंशन लेके मैं बाहर निकल जाऊंगा, और इस ऑब्जेक्ट का टेंशन लेके मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ में बाहर निकल जाऊंगा। देखो कितना आसान हो गया एफबीडी बनाना। अगर टेंशन का डायरेक्शन तुम्हारा ऑलवेज तुम टेंशन का डायरेक्शन ऐसे देखने की अगर हैबिट बनाते हो तो कितना आसान हो जा रहा है। माइक म्यूट करो जो भी है, आ जाओ पहले इस स्मॉल एम का बनाते हैं। स्मॉल एम के एफबीडी में सारे फोर्सेज आने चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ ये mg है, और इसका टेंशन जैसे भी लेकर के आया ना उसको ऐसे ही दिखाएंगे हम। ऊपर की ओर दिखाए हैं क्या, अभी से इस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं ना, कैपिटल एम, कैपिटल एम की बात करें। इसका टेंशन लेकर के वो ब्लॉक चला गया अलग, इसका टेंशन ना कुछ ऐसे लगा और इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कुछ ऐसे लगा, ये इसका एफबीडी है। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। क्लियर है ना सबको, कोई डाउट है टेंशन को ड्रॉ करने में? टेंशन को हमेशा ऐसे ही ड्रॉ किया करो, एफबीडी में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज टेंशन का डायरेक्शन ही ढूंढते रह जाओ, कोई टेंशन लग कैसे है। ठीक है, अभी क्या बता रहा था मैं सर, ये एफबीडी क्या होता है? एफबीडी मैंने बता तो रहा हूँ इतना देर से, एफबीडी बॉडी डायग्राम ऑल फोर्सेस एक्ट करती है, वो शो करना पड़ता है सर। क्या है सर जितनी फोर्स लग रही है बेसिकली एफबीडी में होता क्या है ना, हम सारे फोर्सेस को शो करते हैं ताकि उसके मोशन को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें, बस और कोई कारण नहीं है। ये टेक्निक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक है, ये कोई फिजिक्स नहीं है ना, ये कोई फिजिक्स नहीं है, एफबीडी कोई फिजिक्स नहीं है। ठीक है, ये टेक्निक है। बॉडी पे सपोज ये बॉडी यहाँ है, इस पे ये टेंशन ये पुल्ली के थ्रू ये जा रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ एक और पुल्ली लगा दिया मैंने इसको एक और पुल्ली लगा दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक लटक रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक जब नीचे आया तो मैंने इसको एक और पुल्ली पे घुमा दिया, ठीक है। ये इधर जा रहा है, यहाँ पे मैंने एक और ब्लॉक बना दिया, M1 M2 M3 मान लो, M2 M3 मान लो, इसको M1 मान लो, ठीक है। इसको मैंने फिक्स कर रखा है यहाँ पे। तो मैं तुमसे इसके बारे में अगर पूछूंगा भाई इसका मोशन तुम्हें एनालाइज करना है, तो तुम क्या करोगे, इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को तुम इंडिकेट करो और फिर इसको लेकर के तुम अलग निकल जाओ। इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को तुम इंडिकेट करो, इसको लेकर के अलग निकल जाओ। इस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को इंडिकेट करो, इसको लेकर के अलग निकल जाओ। और फिर इन तीनों को मोशंस को एनालाइज करना इजी हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। और ये कुछ फिजिक्स नहीं है, एफबीडी कोई फिजिक्स नहीं है ना, एफबीडी में हम लोग कोई फिजिक्स नहीं लगाते हैं। गलत है कि भाई एफबीडी पढ़ना फिजिक्स पढ़ना है, नहीं। एफबीडी पढ़ना एक टेक्निक है, फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक टेक्निक है हमारे पास। चलो 3 चीज हो गया ना, क्या क्या, टेंशन, इसका आ जाओ। अब इंक्लाइन प्लेन पे आते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे आते हैं। ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पे मैंने पुली लगा रखा है, पुली से मैंने एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे बांध दिया, पुली से मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया। ये स्मॉल एम है, ये यहाँ पे कैपिटल एम है, इस पे लगने वाला फोर्स एक mg होगा।
है ना, स्मॉल एमजी हमेशा डाउनवर्ड लगता है। टेंशन को दिखाने के लिए मैंने क्या बताया, आप टेंशन कैसे दिखाना, ऑलवेज इस डायरेक्शन में दिखाना टेंशन। ठीक है, जब इसका एफडी बनाना होगा तो इसका एफडी बना कर मैं बाहर निकल जाऊंगा। इसका टेंशन कैसे दिखाऊंगा, ऐसे और ऐसे दिखाऊंगा। इस पे लगने वाला एमजी क्या होगा, एमजी डाउनवर्ड होगा। ये प्लेन जो है ना, ये प्लेन थीटा एंगल पे है सपोज, इस पे लगने वाला एमजी डाउनवर्ड हो गया, इस पे लगने वाला नॉर्मल थीटा। क्लियर, क्लियर है, ये टेंशन हो गया। सारे फोर्सेस तो हो गया, एक और फोर्स बचता है फ्रिक्शन। अब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो सपोज करो कि इस ब्लॉक का मूवमेंट इस तरफ है, सपोज p वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज रफ सिचुएशन है। अगर ये बॉडी आगे जा रहा है तो इस बॉडी पर लगने वाला फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे भी होगा। ठीक है, सारे फोर्सेस में दिखा दिए। इसका एबिलिटी बनाना तो बनाओ, एबिलिटी सिंपल है। ये रहा, इसका टेंशन लेकर के मैं अलग हो गया, इसका mg नीचे ले आया, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन इधर ले आया, इस पे लगने वाला नॉर्मल इधर ले आया। ये कैपिटल एम है ना, ये कैपिटल एम है। स्मॉल एम में आओ, स्मॉल एम का अगर तुम्हें बनाना है, ये स्मॉल एम है, mg नीचे लगा और टेंशन ऊपर लगा, खत्म हो गया। इसको सॉल्व करने का टेक्निक है, हम टेक्निक सॉल्व करेंगे। ये एंगल जो थीटा पे आया हुआ ना, उसको थीटा को हम रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे। कंपोनेंट सॉल्व करना सब कुछ मैथमेटिक्स है, टेक्निक ये है, सॉल्व करने का टेक्निक ये है, एक वीडियो बनाना। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को तो पूछो, एनीवन। हाँ आदित्य पूछो, हाँ बस, हाँ सानिया पूछो। सर आपने कहा था कि ये जो mg है वो डाउनवर्ड नीचे के साइड लगता है, बट आपने n ऊपर लगाया, फिर इसमें तो कहीं और के साइड लगाया है, थीटा के ऊपर वाले में। कंफ्यूज कर आदित्य, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज कर, ध्यान से सुनो। मैंने मिसकंसेप्शन अभी भी बता दिया, फिर भी तुम वही सवाल पूछ रहे हो। ध्यान से सुनो, नॉर्मल की लाइन एमवाई के अलाउंग नहीं, ध्यान से सुनो। गलत अभी भी तुम लोग गलत कर रहे हो ना, मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी भी तुम लोग वही गलती कर रहे हो जिसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया, फिर भी तुम गलती किए जा रहे हो। ध्यान से सुनो, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, नॉर्मल जो होगा ना, नॉर्मल फोर्स, ये फिर से तुम लोग वही गलती कर रहे हो। नॉर्मल फोर्स एक्ट्स perpendicular to the surface, perpendicular to the surface of contact। जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में ब्लॉक होगा ना, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, नॉर्मल कहाँ लाएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट रहेगा। अब देखो ये मेरा सरफेस है, यही गलती बार बार तुम लोग कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये नॉर्मल है, ये सरफेस है ना, ये मेरा सरफेस है, ठीक है। मैंने बोला कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा उस ब्लॉक पे, यही बोला ना मैंने। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करने बोलूँ, यही परपेंडिकुलर होता है ना, बेसिकली ये ऊपर की ओर लगेगा। इस सरफेस को ना मैं इंक्लाइन थोड़ा सा ना, मैं इसको, ये है ना एकदम 0 डिग्री पे है ना, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो सरफेस है मेरा, इसका नॉर्मल अब थोड़ा सा डेविएट करेगा ना, हल्का सा तो डेविएट करेगा। तो अब इसको लगने वाला नॉर्मल भी हल्का सा डेविएट करेगा। इसको थोड़ा सा मैं और स्लैंट करने जा रहा हूँ, और ठीक है। तो अभी नॉर्मल क्या लगेगा, ये नॉर्मल है ना, तो अगेन नॉर्मल जो है ना थोड़ा सा ये और डेविएट करेगा। अगेन तुम इसको और डेविएट करो, ये रहा मेरा सरफेस, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा सरफेस है ना, ये मेरा सरफेस है। सरफेस का नॉर्मल कैसे होगा, ये होगा ना, ये नॉर्मल है ना इस सरफेस का, यहाँ पे 90 बना रहा है। तो नॉर्मल जो होगा ना वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो सरफेस है इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा ना भाई, ऐसे ड्रॉ होगा। ये नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, नॉर्मल वर्टिकल लगता है, वर्टिकल डायरेक्शन जो है ना ये गलत है, ये गलत है इस कंसेप्शन। क्लियर सर मैं mg की बात कर रहा था। mg तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, mg में तो कुछ करना ही नहीं है, आंख मूंद दो डाउनवर्ड लगाओ। चलो आ जाओ mg में लगाते हैं, आ जाओ mg में लगाते हैं, नो इशू। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऊपर लगा, और इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है ना वो ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा अगर इसका मास स्मॉल m है। चलो अब इसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं ना, हल्का तिरछा करते हैं, ब्लॉक भी हल्का तिरछा हो गया। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा,
mg को तिरछा मत करने लगना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना और तिरछा करते हैं, ठीक है। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, mg हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, mg को तिरछा मत कर देना है। इसको और लगा लो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लगा, क्या कुछ ज्यादा हो गया, इतना नहीं करता तो मजा ही नहीं है, थोड़ा सा और तिरछा करता है, ये रहा। ओके सर, बस यही डाउट था हाँ, mg का। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये n जो है ना वो हमेशा नॉर्मल रहेगा इस डायरेक्शन में। नॉर्मल का मतलब है ना कि ये जो लाइन है ना, ये इसके बीच में 90 बनना चाहिए नॉर्मल। और mg जो है ना वो हमेशा, mg को तो डाउनवर्ड ही लगाना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये दूसरा मैटर है, सॉल्व कैसे करेंगे ये बात की बात है, हम देखेंगे सॉल्व कैसे करना। चलो mg और n में क्लियर हुआ। और किसी को mg वाला डाउट था? कौन अभी पूछ रहा था भाई, देखे जरा कौन था, गलती की कौन था? एक और बंदा, देव। 9 प्रॉब्लम, 9 प्रॉब्लम, व्हाट इज 9 प्रॉब्लम? सर नॉर्मल mg के लिए होगा कि नहीं? नॉर्मल mg की लाइन में होगा कि नहीं? नॉर्मल mg की लाइन में नहीं होगा, अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो। इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल mg की लाइन में नहीं होता है, फ्लैट प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नॉर्मल mg के लाइन में होगा। देखो नॉर्मल जो है ना mg की लाइन में कब आ रहा है? जब प्लेन मेरा क्या था, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड है, और ये भी इंक्लाइंड है। जब प्लेन मेरा इंक्लाइंड हो जाएगा ना, यानी ये जो है ना कोई एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एक एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है। जब भी एंगल बना लिया ना तो फिर नॉर्मल और mg एक लाइन में नहीं आएंगे। चलो वैसे सर इससे अरोड़ा में n की जगह r दिया है, हाँ तो ठीक है। और कोई एनीवन, कोई डाउट है? अदरवाइज लीव, जिनको डाउट नहीं वो लीव लो, क्लास ओवर। थैंक यू। शिवम थैंक यू, ओके थैंक यू, थैंक यू, प्रीति।